हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टोटल इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट करने वाले हैं, क्लास 10 मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मनी आया कैसे, मार्केट में इंट्रोड्यूस किस लिए हुआ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ब्रिंगिंग मनी इनटू द मार्केट। और उसके बाद हम लोग कुछ करंट फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में देखेंगे आज के इस वीडियो में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मैं सीरीज़ ला रहा हूँ इंग्लिश के, अभी कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब को लेके सीबीएसई के लेवल के हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो मनी एंड क्रेडिट से भी मैं कुछ क्वेश्चन पिक करके उसमें आपको करवाऊँगा। ओके, सो दिस वीडियो इज़ फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहला टॉपिक यही है। एनसीईआरटी, ये जो नोट्स है ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कम समय में आप चाहे तो अगर इसे पढ़ लेंगे तो समझ जाइए कि आपने पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया। ठीक है, ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी पर ही आधारित बनाया है। सबसे पहले देखते हैं मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी, जो मार्केट में आज पैसा चलता है, वो पैसा जब नहीं था तब एक्सचेंज किस प्रकार होता था, मतलब लोगों को जब लेना देना होता था तब कैसे वो लोग एक्सचेंज करते थे। तब लोग डायरेक्ट गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, समझ जाइए कंडीशन। पहले लोग डायरेक्ट गुड्स को, या फिर आप इसको कमोडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, गुड्स या कमोडिटी को डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि पहले का सिचुएशन थोड़ा बताते हैं। पहले का जो सिचुएशन था जो गुड्स से एक्सचेंज करने का, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम होता क्या है। तो बार्टर सिस्टम जैसे कि एक शू मैन्युफैक्चरर, एग्जांपल से समझिएगा, बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं। एक शू मैन्युफैक्चरर है, जूता बनाता है, एक व्यक्ति है, उसने बनाया शू। ठीक है, ये वाला सेकंड केस देखिए, उसने बनाया शू। अब उसको चाहिए, उसको दो काम करना है। पहले तो उसको ये जूते को बेचना है, शू को बेचना है, तब ना वो प्रॉफिट कमाएगा, तब ना वो बना रहा है। और उसके बदले उसके घर में वीट नहीं है, ठीक है, गेहूँ नहीं है, तो उसको वीट खरीदना भी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से मान लीजिए कि कोई दुकानदार है जो जूता बनाता है, उसके घर में गेहूं खत्म हो गया, वो क्या करेगा, उसने जो जूते को बनाए हैं वो जाएगा सीधे वो कस्टमर को बेचेगा, उसके रिटर्न में क्या लेगा, वो पैसा लेगा, मनी लेगा, और वो पैसा लेके वो दूसरे दुकान में जाके वीट खरीद के ले आएगा। सिंपल सॉर्टेड है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले पैसा ही नहीं था। तो उसको, वो शू बनाया है, उसको उस व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास वीट एक्स्ट्रा है, जो उसको वीट दे सके और उसको शू लेना हो। ठीक है, ऐसा केस में ही ना बात बनेगा, इनमें डील हो पाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल तो है नहीं, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये परेशानी लोगों में आती थी। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि जब ये सिचुएशन रहे कि शू ये दे रहा है और वीट इसको चाहिए, ठीक है, दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब इसकी जो नीड है वो इसको फुलफ़िल ये कर सकता है, और इसकी जो नीड है, ठीक है, इसको फुलफ़िल ये कर सकता है। ये अगर केस होता है तो इसके लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये भी शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, देखिए, बोथ पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज़। दोनों जब एक बात पे अग्री कर दें कि हम लोग बेचने के लिए और बाई करने के लिए भी रेडी है आपके कमोडिटी को, तब कह सकते हैं इन दैट केस दिस इज द केस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब बीच में उसके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई सिस्टम था नहीं, बार्टर सिस्टम पे फिर से आ रहे हैं। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। तब क्या किया गया, सोचा कि पैसा इंट्रोड्यूस किया जाए। अब जब पैसा आ गया तो अब शू और वीट दोनों वो लोग पैसे से खरीद और बेच सकते हैं। तो कितना सिंपल हो गया इनका प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज करने का एक माध्यम बन गया। पहले ये माध्यम था ही नहीं। ठीक है, ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है इसमें एक्स मतलब पहले ये माध्यम यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो पहले ये सोचते थे कि क्या करें बार्टर में। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में बहुत बड़ी एक खराबी थी। मान लीजिए पूछ देगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का डीमेरिट क्या था, तो डीमेरिट यही था कि ऐसे लोग मिल पाने बहुत मुश्किल होते थे। ठीक है, इसलिए बिजनेस ठीक से नहीं हो पाता था। तब अब समझ में आ गया मनी कैसे आया। मनी आया क्योंकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की कमी थी मार्केट में, उसको फुलफिल करने के लिए पैसे को लाया गया।
गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी, हम लोग पैसे का इस्तेमाल करके सामान खरीदते बेचते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी, क्या आपने सोचा है कि हमेशा हम लोग लेन देन पैसे में ही क्यों करते हैं? तो उसका रीज़न क्या है कि मनी कैन बी ईजिली यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी कमोडिटी ऑफ और सर्विस। सर्विस का मतलब बता रहे हैं, मनी को एक्सचेंज के तौर पे हम लोग कोई भी सामान या सर्विस के बदले में ले सकते हैं। जैसे कि सामान, जैसे कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने गए तो वो एक कमोडिटी है, कोल्ड ड्रिंक आपको पीने का मन किया तो आपने क्या किया, उसके बदले उसको 20 रुपये दिए और उसके बदले में वो कमोडिटी ले लिया, तो कह सकते हैं ना एक्सचेंज किया आपने, एक्सचेंज किया, पैसा दो कोल्ड ड्रिंक लो। सर्विस, सर्विस जैसे कि आपके घर में मान लीजिए नल खराब हो गया तो प्लम्बर आया, तो प्लम्बर आपको कोई प्रोडक्ट तो बना कर नहीं दे रहा ना, लेकिन प्लम्बर आपके नल को ठीक करके दे रहा, तो उसको बोलते हैं सर्विस। उसके बदले में आपने उसको 200 रुपये दिए, तो ये क्या हो गया, आपने एक्सचेंज कैसे किया, उसके सर्विस से, ठीक है, सर्विस के बदले में आपने उसको पैसे दिए। समझ में आ गया कमोडिटी और सर्विस का मतलब? चलिए, ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा इसको रीड कर देते हैं। क्या है, ये फार्मर वाला जो है, ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर, उसको खोजना पड़ेगा कि वैसा कौन फार्मर है जिसके पास वीट है, एंड उसको सिर्फ वीट ही सेल नहीं करना है, उसको बाई भी करना हो शू। ये काफ़ी मुश्किल है एक्सचेंज में, ठीक है, वही बात को लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ। डबल कॉन्सिडरेशन वर्ड हो गया। अब मनी के लिए 2 पॉइंट आप लोग बता सकते हैं। आएगा क्वेश्चन डिफाइन मनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आ चुका सीबीएसई में, ठीक है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। तो मनी के लिए आप 2 पॉइंट बता सकते हैं कि मनी, सबसे पहले तो मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बात खत्म, फुल स्टॉप दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत पड़ती थी, ये ज़रूरत को ख़त्म कर दिया मनी ने, ठीक है। अब हम लोग को वैसा व्यक्ति को वेट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि जो ये वाला कंडीशन उत्पन्न करे, ठीक है। तो मनी है तो आपको कुछ भी बेचना है पैसे से बेचिए, कुछ भी खरीदना है तो पैसे से खरीदिए, बात खत्म। और दूसरा है, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज प्रोसेस का एक माध्यम, इंटरमीडिएट, बीच में ये आता है, देखिए इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, बीच में इंटरमीडिएट है ना, तो इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अगला टॉपिक आता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को समझते हैं हम लोग। पैसा जब आया, पैसा जब बना, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ही ऐसे नोट आने लगे और कॉइन आने लगे। पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पहले और अभी में क्या फ़र्क हुआ। इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कहते हैं ना इवोल्यूशन होता है हर चीज़ का समय के साथ साथ, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वैसे ही मनी का भी इवोल्यूशन हुआ। कैसे? तो पहले के समय में, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। सबसे पहले तो हम लोग चीज़ों को पैसे के बदले बराबर समझते थे। जैसे कि इंडियंस लोग क्या करते थे, ग्रेन, कैटल, ये सब के तौर पे पैसे के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ग्रेन मतलब जैसे कि अनाज जो उसने उगाया, तो उसको कुछ चाहिए तो उसके बदले वो उसको अनाज दे देगा, क्योंकि उसके पास वही है ही, पैसा है ही नहीं, पैसा बना ही नहीं था उस टाइम। कैटल, ठीक है, कुछ भेड़ बकरी ऐसा बहुत सारा उसके पास है, एक दे दिया, उसके बदले में उसने 50 kg राइस ले लिया। इस तरह से पहले होता था। फिर उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स का दौर आया, मेटेलिक कॉइन्स का दौर आया। एनसीईआरटी बुक में देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉइन्स के फोटो दिए होंगे, ठीक है, सोने के, चांदी के, कॉपर के। तो ये सारे कॉइन्स आने लगे, तो उन कॉइन्स का खुद का एक वैल्यू था ना। जैसे कि गोल्ड को आप बेचने जाएंगे तो उसके बदले भी मिलेगा, सिल्वर को बेचने जाएंगे उससे थोड़ा कम मिलेगा, कॉपर को भी कम मिलेगा, तो उसका खुद का वैल्यू था। लेकिन आज का जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, उसका खुद का कोई वैल्यू है? अगर आपको एक नोट दिया गया और बोला जाए कि इसका क्या वैल्यू है, तो एक पीस ऑफ पेपर है। सोने का सिक्का का वैल्यू है ना, सोने का सिक्का को आप बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये नोट में अगर वो हटा दिया जाए कि वो 500 नहीं लिखा हो रहा है, तो वो क्या, एक कागज़ है। बोलेंगे 500 का नोट नहीं सर, ये तो कागज़ है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स को बनाने के में कॉस्टिंग भी पड़ता था, ठीक है। अभी का मान लीजिए आप 2000 का नोट बनाए, लिख तो दिए 2000, बनाने में मान लीजिए 20 रुपया लगा, कॉस्टिंग कम पड़ा। तो ऐसे कैसे करके उतने सारे नोट बनाए गए, कम कॉस्ट में ज़्यादा मनी का हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा है कि अभी मॉडर्न करेंसी को देखते हैं, इसमें क्या क्या ऐड किया गया, पहले जो नहीं था अभी हो गया।
अभी का जो नोट होते हैं वो अभी जो पैसे होते हैं वो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, यूज़ करते हैं डेली। मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट यूज़ ऑफ इट्स ओन, ये पूछता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है, कि जो मॉडर्न करेंसी है, आज का समय का जो करेंसी है, उसका खुद का कोई यूज़ नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया ना, वही जो मैंने बताया कि 2000 का जो नोट है उसको बनाने में 10-20 रुपया लगा होगा, तो बोलेंगे इसका खुद का क्या वैल्यू, सर ये तो पीस ऑफ पेपर है, तब फिर इसको क्यों हम लोग पैसा मानते हैं, ये सवाल उठता है कि सर जब ये पीस ऑफ पेपर ही है, कागज़ का टुकड़ा है, तो इसको हम लोग क्यों 2000 का मान्यता दे के बैठे हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि इसमें ये जो 2000 यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ 2000 नहीं लिखा हुआ है, इसमें RBI का स्टैंप भी लगा हुआ है। RBI क्या है, हमारे सरकार के द्वारा नोट्स को छापने जो बैंक है वो RBI है, वो बैंकों का बैंक है। इट इज़ अ बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है। RBI जो होता है वो बैंकों का बैंक है और ये ऑथराइज्ड है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो RBI के द्वारा अब हमारा सरकार है, सरकार ने इसको वैलिडेशन दिया हुआ है, मतलब बता दिया है कि हाँ हमने डिक्लेयर कर दिया है कि इसका कीमत मार्केट में 2000 होगा, इसका कीमत 500 होगा, इसका कीमत 1000 होगा। तब हम उस भरोसे पर उसको चलाते हैं। ठीक है, लो कि ये तुमने सपोज मुझे फ़ोन दिया तो इस फ़ोन के बदले ऐसे ऐसे 2000 के 5 नोट दिए, मतलब 10,000 दिए, तो इसकी कीमत हो गई 10,000। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा इसको हम लोग, इट इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ये पीस ऑफ पेपर है, इसको हम लोग करेंसी इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमारे सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है, प्रूफ दिया हुआ सरकार ने। ठीक है, सरकार में किसने दिया है, तो RBI ने दिया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन नोट छापता है, RBI नोट छापता है। ठीक है, RBI पब्लिश करता है। द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रूपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। और लॉ है, हमारा जो कानून है, इसमें भी रुपए को हमारा मीडियम ऑफ पेमेंट के तौर पे माना गया है, मान्यता दी गई है। सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपी। कोई भी भारत में पैसे से अगर हम लोग लेन देन करते हैं तो उसको मना नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरा हमारा कंट्री है वो पूरे कंट्री में इसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डॉलर या यूरो या टाका लेकर आइएगा तो भले उसको मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन रुपये लेके आप कहीं भी जाइएगा तो हमारे सरकार के द्वारा निर्देशित है कि सबको इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, हेंस द रूपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इंडिया में रूपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, अब इसके और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि डिपॉजिट विद बैंक। हम लोग बैंक से क्या क्या काम कर सकते हैं, पैसे को कैसे डिपॉजिट करते हैं और क्यों डिपॉजिट करें, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हम लोग को देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से कवर करूँगा और मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड मैं दे दूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ़ यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, do like the video, share to your friends, subscribe to my channel Total English.